देश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को एक एक करके देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे टोंक के देवली की, जहां पर टोंक में देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में जुबानी जंग नेताओं के बीच में अब तेज हो गई है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को हरीश मीणा ने उठाई गिरा और चोर तक कह दिया, और इसके बाद नरेश मीणा ने पलटवार करते हुए हरीश मीणा को उठाई गिरा और गुंडा बता दिया। साथ ही एक बार फिर हरीश मीणा पर टिकट बेचने के आरोप भी लगाए हैं। ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क करने के दौरान हमारे संवाददाता दौलत पारिक ने नरेश मीणा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा वो सुनिए। प्रत्याशी नरेश मीणा गांव में संपर्क कर रहे हैं, लोगों से समर्थन जुटा रहे हैं। हालांकि अब उपचुनाव का जो मतदान की तारीख है वो नज़दीक है, ऐसे में मुकेश जी मीणा है वो भी उनके साथ है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इनसे जुड़ रहे हैं। आप लगातार संपर्क में हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और क्या कौन से मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, जहाँ भी मैं देवली उनियारा गाँव में जा रहा हूँ, चारों तरफ समस्याओं का पहाड़ यहाँ पर है। महिलाएं, यहाँ की जनता ने नेताओं के प्रति विश्वास उठ गया है। नेताओं से नफरत का भाव लोगों के जहन में है। पार्टियों से विश्वास उठ गया है। जिस भी गांव में जाता हूँ, माता बहनें बहुत गुस्से में बोलती है, कहती है हम किसी को वोट नहीं देंगे, हमें जो भी नेता आया हमने हमारे साथ छलावा किया है, हमें ठगा गया है, हम वोट दे के बनाते हैं लेकिन बनने के बाद वो दोबारा हमारे ना तो गांव में आते हैं, ना हमारे कुशल से पूछते हैं, ना हमारी समस्याओं के बारे में। बीजेपी और कांग्रेस के इस महायुद्ध में जहाँ धन बल भुजबल, ऐसे में कहाँ टिक पा रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस तो मैदान से बाहर है, और कांग्रेस इसलिए मैदान से बाहर है कि जिस तरह से कांग्रेस के टिकट को जो दिया गया हरीश मीणा द्वारा, वो भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति को पैसे लेकर टिकट दिया है। वो आज जबान पर देवली उनियारा के लोगों को पता है कि भाई हरीश मीणा ने यहाँ का टिकट बेचा है। ऐसे में कांग्रेस ना तो गाँव में जा पा रही है, ना कांग्रेस के साथ कोई प्रचार कर पा रहे हैं। और जिस तरह से कल परसों कांग्रेस से कई सारे नेता आए थे और वहाँ 150-200 आदमी इकट्ठे हुए, उससे पता लगता है कि कांग्रेस मैदान में नहीं है। मीणा समाज नरेश मीणा के साथ नहीं है, मीणा समाज तो हरीश के साथ है। लेकिन आप भी पत्रकार महोदय, पूरा मीडिया देख रहा है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखता है। किस तरह से रात को 2-2 बजे गांव में स्वागत नरेश मीणा का हो रहा है। सर्व समाज नरेश मीणा के साथ पलक पावड़े बिछा के बैठा है। जहां मैं खड़ा हूं, ये गुर्जर समाज का घर है। तो वहीं दौसा विधानसभा की अगर हम बात करें तो दौसा के दंगल में आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी की एंट्री हुई, और यहां पर दिया कुमारी ने महिला मोर्चा की तरफ से आयोजित एक सम्मेलन में शिरकत की। इसके अलावा लवाण इलाके में उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी कांग्रेस पर जमकर बरसी और कहा कि कांग्रेस को महिलाओं का वोट लेने का अधिकार नहीं है, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दौरान बहस की। इस दौरान दिया कुमारी ने कहा कि भाजपा से प्रत्याशी जगमोहन मीणा है, ऐसे में 13 नवंबर को उनके पक्ष में वोट करें। मेरे देश में एक एक महिला को मैं उनका अधिकार, उनका हक दिला के छोड़ूं। सामने विपक्ष था, कांग्रेस थी, बहुत सारी पार्टीज थी, उन्होंने बहस की। वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। शर्म आनी चाहिए उनको। महिला से वोट लेने का अधिकार खत्म हो गया है, उनका कोई अधिकार नहीं है उनको। तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज रामगढ़ विधानसभा इलाके में पहुंचे, जहां पर उन्होंने 6 से ज्यादा कस्बों का दौरा किया। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह के समर्थन में वोट डालने की अपील की है। जगह जगह पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और बीजेपी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह समेत अन्य बीजेपी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। नौगांव के इलाके में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी आयोजित किया गया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी ने लोगों के सम्मान और सुरक्षा की राजनीति की है। बीजेपी के राज्य में इलाके में रहने वाला परिवार अपने आप में सुरक्षित महसूस करता है। उन्होंने कहा कि 5 साल के कांग्रेस के शासन में लोगों पर गलत मुकदमे दर्ज किए गए, झूठे केसों में लोगों को फंसाया गया, दलितों पर अत्याचार किए। वो रामगढ़ से सुखवंत जी को जिता करके विजय बनाएंगे, सामने वाले का कोई बोल नहीं लगने देंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत के मामले को लेकर बड़ी अपडेट है। पिछले 9 घंटे से ग्रामीण यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। तहसीलदार ने इन लोगों से बातचीत की है, समझाइश की है। ग्रामीण 5 सूत्री मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। मांगे पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी की बात कही गई है। ग्रामीणों की तरफ से अखिल भारतीय हरियाणा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरती चंद शर्मा समेत कई लोग यहां पर मौजूद हैं। तुंगा इलाके के भुडला गांव का ये मामला है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
जयपुर के बस्सी इलाके में सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले को लेकर के लगातार लोग धरने पर हैं और प्रशासन लगातार इनसे बातचीत कर रहा है। तो वहीं प्रदेश में 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले उम्मीदवार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से कर रहे हैं। इन उपचुनाव में डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर भी मतदान होने वाला है और इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा यहां पर बीएपी के उम्मीदवार चुनौती पेश कर 84 विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर। 84 सीट पर त्रिकोणीय हुआ मुकाबला। बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी के बीच चुनावी जंग। 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जंग त्रिकोणीय हो चुकी है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी के बीच कांटे की टक्कर है। इधर मतदान से पहले तीनों दल के प्रत्याशी अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने कारीलाल ननोमा को उम्मीदवार बनाया है। कारीलाल का कहना है कि इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करेगा। पूरे युवा और यहाँ की पूरी 84 की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि रोजगार 6 साल तक नहीं मिला है, तो रोजगार के लिए जनता जरूर जुड़ी हुई है और विश्वास है और आशा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाजपा से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस से महेश रोत और बीएपी से अनिल कटारा चुनावी मैदान में हैं। बीएपी एक और जहां लगातार तीसरी बार इस सीट पर विजय हासिल करने की जुगत में है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस बीएपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश के साथ अपनी अपनी जीत की कोशिश में जुटी है। भाजपा, कांग्रेस और बीएपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। तीनों प्रत्याशी और उनके नेता गांव-गांव जाकर अपना और पार्टी का विजन बताकर वोट मांग रहे हैं। प्रचार अभियान में हम जहां भी जा रहे हैं तो हमें जनता यहाँ बीजेपी की सरकार से नाराज है कि लंबे समय से 10-11 महीने हो गए आज सरकार ने कोई धरातल पे काम नहीं किया और जो कांग्रेस की सरकार की योजनाएं थी वो बंद कराने का काम किया है और यहाँ जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है और कांग्रेस के प्रति जनता अपार समर्थन जता रही है। बीजेपी और कांग्रेस किसी तरफ बीएपी की रफ्तार को रोकने की कोशिश में लगी है, अपने अपने विजन और मुद्दे बताकर जनता को रिझाने में लगी है, लेकिन इस सीट पर बीएपी का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। राजकुमार रोत इस सीट पर 2 बार विधायक रहे। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई। उपचुनाव में बीएपी ने अनिल कटारा को मैदान में उतारा। बीएपी प्रत्याशी अनिल कटारा भी जनता को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के साथ आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, उस टाइम पे भी राजकुमार जी के समय भी कांग्रेस की सरकार थी, तो सरकार चाहे किसी भी की हो, हमें हमारे मुद्दों को लेके जाना है और काम भी करवाना है। तो सरकार किसी की भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने आप और हमारी जो जनता हमको बेच रही है, हमें भरोसा है कि हम किसी भी तरीके से हमारी जो जनता की मांग रहेगी हम पूरी करा देंगे। बहरहाल डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। इस बार 84 सीट पर भाजपा, कांग्रेस और बीएपी ने नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता किस पार्टी और प्रत्याशी के सिर पर जीत का ताज पहनाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे उपचुनाव में स्टार वार की, क्योंकि उपचुनाव की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सत्ता और संगठन के साथ स्टार प्रचारकों की पूरी फौज मैदान में उतार दी गई है और मकसद सिर्फ एक है, 7 सीटों पर उपचुनाव की जंग को जीतना। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में झोंकी जान। मंत्री, विधायक और सांसद प्रचार में जुटे। प्रदेश पदाधिकारियों को भी दी गई जिम्मेदारी।
11 नवंबर की शाम घड़ी जैसे ही 5 बजाएगी, उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब में बीजेपी सबसे आगे है, जिसने सत्ता और संगठन के साथ स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतार दी है। प्रदेश भाजपा ने चुनाव प्रचार में 34 की संख्या में मंत्री, विधायक, सांसद और प्रदेश पदाधिकारियों का प्रवास कार्यक्रम जारी किया है। बीजेपी ने इस बात का दावा किया है कि संगठन और सत्ता के बीच बेहतर तालमेल, मंत्री सरकार की योजनाओं को तो पदाधिकारी रीति नीति को जनता तक पहुंचा रहे हैं और यही जीत का आधार है। पार्टी नेताओं का दावा है कि बीजेपी संगठन और सत्ता दोनों में बेहतर तालमेल बनाकर चल रही है, जिसके चलते उसकी जीत तय है। आग लगी है राजस्थान में, चुनाव हो रहा है राजस्थान में और भागे फिर रहे हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में। अरे भैया, अपने घर का चुनाव तो जीत लो। तो यहाँ पतवार संभालने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ चुका है 18 से लेकर 23 तक इन 5 सालों में जितना शासन और जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, अब जनता उनको इसके लिए माफ नहीं करने वाली है। और इनमें से कोई भी नेता इस चुनाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार भी नहीं है। एक तरफ जीत का दावा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी दावा किया है कि पार्टी 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और कहीं भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। देख रहे होंगे जिस प्रकार से चुनावी माहौल के अंतर्गत 7 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आम जनताओं में भी जिस प्रकार से पार्टी का माहौल है और निश्चित रूप से 7 जगह हमारे प्रत्याशी जो कमल का फूल खिलने वाला है। और रही बात प्रवास की, स्टार प्रचारकों की, 7 विधानसभाओं में आप देखेंगे कि प्रतिदिन सभी के प्रवास लग रहे हैं, चाहे हमारे बड़े नेताओं के प्रवास भी लग रहे हैं, जो सामाजिक प्रवास है व्यक्तिगत वो भी लग रहे हैं और मोर्चों के सम्मेलन भी चल रहे हैं। अब प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाला उपचुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, जहां पर कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इधर बीजेपी अपने संगठन के बल पर जीत का दावा कर रही है। ये बात अलग है कि प्रदेश में इन उपचुनाव की सीटों पर जीत हार से किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सत्ता में रहने वाली पार्टी की चुनाव जीतने की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है और ऐसे में नेताओं की बयानबाजी और उस पर बदजुबानी होना लाजमी है। देवली में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा के दौरान पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक तरफ बीजेपी पर प्रदेश के विकास को ठप करने के अलावा उपचुनाव के बाद कत्लेआम करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी के रूप में खून लगा। 13 तारीख की बात कर लो, 13 को चुनाव है। 13 तारीख के बाद में ये राजस्थान में कत्लेआम करने वाले, ये राजस्थान में कत्लेआम करने वाले। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता रघु शर्मा की ये बयानबाजी साबित करती है कि प्रदेश में माहौल पूरी तरह चुनावी हो चुका है। टोंक के देवली में कांग्रेस उम्मीदवार कस्तूर चंद मीणा के समर्थन में भाषण देते वक्त रघु शर्मा शब्दों की मर्यादा भूल गए। पहले बीजेपी पर विकास की रफ्तार को रोकने के आरोप लगाए और फिर ऐसा बयान दे दिया जिसने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। चुनाव की हार जीत तो लोग तय करेंगे, लेकिन ये बता दें कि हमने राजस्थान में विकास का क्या काम किया। मैं तो भगवान में पढ़ा हूं ना आपके, बेशर्मी से गया हमारे बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं नए जिले बनाने की बात करते तो समझ में आती है, लेकिन जो लकीर विकास की खींच दी गई आप उसको मिटाने के लिए निकले हो और 23 तारीख का इंतजार है। 23 का भी करो आप, 13 तारीख की बात कर लो, 13 को चुनाव है। 13 तारीख के बाद में ये राजस्थान में कत्लेआम करने वाले।
उपचुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये नतीजे तय करेंगे। लेकिन जनता को अपने पक्ष में करने के लिए बयानबाजी पूरे जोरों पर है। कांग्रेस नेता रघु शर्मा के आरोप पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पलटवार किया और कहा कि इनका दिमाग खराब हो गया है। इनके कार्यकाल में कांग्रेस के में हर स्टेट में दंगे होते हैं हिंदू मुसलमान के। भारतीय जनता पार्टी का एक भी राज बजा दो जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे होते हो, कहीं खून होता हो। ये बेतुकी बातें कर रहे हैं, इनका दिमाग पगला गया है। बीजेपी उपचुनाव के बाद कत्लेआम करने वाली पार्टी है। रघु शर्मा के इस गंभीर आरोप पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने रघु शर्मा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वास्तव में मैंने भी ये सुना है, उनका बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने रामगढ़ में या देवली उनियारा में मुस्लिम वर्ग को भड़काने के लिए इस प्रकार का बयान दिया। मैं सोचता हूँ कि निंदनीय है। किसी भी नेता को इस प्रकार इतने हल्के स्तर तक उतरना नहीं चाहिए। बहरहाल 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। लेकिन टोंक के देवली में रघु शर्मा ने जिस तरीके से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, वो सियासत को सुलगा गया है। अब देखना होगा कि उनके बयान के बाद शुरू हुई सियासत कहां जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर चिड़ावा पिलानी मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, झुंझुनू से तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर के बस में घुस गई। इस हादसे में कार सवार युवक की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को बस से निकाला गया। हादसे में आखिरकार एक युवक की मौत होने की जानकारी मिल रही है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और इस दुर्घटना की सबसे पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। इतनी तेज रफ्तार में ये गाड़ियां थी कि कार पूरी की पूरी जो है अब वो इस बस में समा गई है। काफी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला गया और एक व्यक्ति की जान गई है। सूचना के बाद अब पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को लेकर के जांच की जा रही है। चिड़ावा पिलानी मार्ग पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। और अब बात करेंगे सलमान खान को धमकी की, जिसका जालोर कनेक्शन सामने आया है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और 5 करोड़ रुपए की मांग करने वाले आरोपी को महाराष्ट्र में एटीएस ने कर्नाटक के हुबली से गिरफ्तार किया है। आरोपी भिखाराम उर्फ विक्रम जालोर का रहने वाला बताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। सलमान खान को धमकाने वाले शख्स पर शिकंजा। कर्नाटक के हुबली से धमकीबाज भिखाराम गिरफ्तार। सलमान खान से फिरौती में मांगे थे 5 करोड़ रुपए। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आरोपी को महाराष्ट्र एटीएस ने कर्नाटक के हुबली से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम भिखाराम उर्फ विक्रम बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी फोन पर खुद को लॉरेंस का भाई बता रहा था। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी भिखाराम जालौर का रहने वाला है। आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस की माने तो आरोपी 1.5 महीने पहले हावेरी टाउन आने से पहले भिखाराम बिश्नोई कर्नाटक में कई जगहों पर रह चुका है। आरोपी फिलहाल गौदर ओनी में किराए के कमरे में रह रहा था। पुलिस की माने तो आरोपी एक क्षेत्रीय समाचार चैनल को लगातार वॉच कर रहा था, जिसके बाद उसने अचानक मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। वो एक दिहाड़ी मजदूर है
और खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का फैन बताया। ये भीखाराम से जलाराम है, जाकर करने उसको कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसमें सलमान खान को धोती के रूप में 2 करोड़ रुपये आरोप। साचो थाने वगैरह मामला दर्ज है पूरे में? वो ये हल्के थाना क्षेत्र का रहने वाला है। क्राइम रिकॉर्ड देखा गया तो देखने थाना जाकर रिकॉर्ड से कोई प्रकरण नहीं। जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक भीखाराम ने लॉरेंस के नाम से सलमान खान को धमकी दी, जबकि लॉरेंस गैंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फोटो अपलोड करता है। इसके अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लॉरेंस बिश्नोई की डीपी भी लगाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आरोपी भीखाराम ने धमकी में क्या कुछ कहा था। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी होगी या 5 करोड़ रुपए दें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन्हें मार देंगे। हमारा गिरोह अभी भी सक्रिय है। हम तो एकदम साधारण व्यक्ति है, हमारे साथ है। हमारा तो सहपाठी रह चुका है स्कूल में और हमारा पड़ोसी है। कितनी क्लास तक पढ़े हैं आप साथ साथ में? हम तो मैं तो पहली दूसरी में था, वो थोड़ा आगे था, 7वीं 8वीं, लेकिन सही था एकदम। ये तो क्या हुआ, हमने तो रिपोर्ट ये ऑनलाइन देखा तब पता चला। खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताने वाला भीखाराम एक सामान्य परिवार से है और कर्नाटक के हवेरी थाना इलाके में मजदूरी करता है, लेकिन सलमान खान को जान से मारने और फिरौती मांगने के आरोप में वो महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब आने वाले दिनों में उससे पुलिस पूछताछ करेगी ताकि सच्चाई खुलकर सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर दिसंबर तक उनकी हत्या के आरोपियों को वापस भारत नहीं लाया गया तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर हत्या की गई थी। रिपोर्ट देखिए। शीला शेखावत की सरकार को चेतावनी, गोल्डी बराड़ को भारत वापस लाने की मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को 1 साल होने वाला है। ऐसे में एक बार फिर इंसाफ की मांग जोर पकड़ने लगी है। गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनके हत्यारों को भारत वापस नहीं लाया गया तो दिसंबर में करनी सेना सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो हत्यारे कनाडा में बैठे हैं उनको बाहर से लाया जाए और लाने के बाद या तो उनको फांसी हो या फिर एनकाउंटर। ये मांगे हमारी पहले से हैं और आज भी हैं। मैं इतना जानती हूँ कि हमें नवंबर या दिसंबर तक बोला गया है। नवंबर दिसंबर तक हम इंतजार करेंगे और उनकी पहली पुण्यतिथि मनाएंगे। अदरवाइज हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो पहले भी सड़कें जाम की हैं और आगे भी कर देंगे और आंदोलन करके सरकार क्या कोई भी हो सबको नाक को चने चबा देंगे। वही करनी सेना है सुखदेव सिंह गोगामेडी वाली, कोई भी इसको भूले नहीं। उदयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीला शेखावत ने कहा कि मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा है और उसे भारत लाया जाए और उसका एनकाउंटर किया जाए। शीला शेखावत ने एक तरह से फिर से आंदोलन की धमकी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पैतृक गांव में 5 दिसंबर को गोगामेडी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के अनावरण की बात कही। पिछले 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या हुई थी और अभी उनको 5 दिसंबर को 1 साल होने को आया है। तो उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हम उनकी एक तो मूर्ति लगा रहे हैं और एक समाधि स्थल बना रहे हैं, ताकि जैसे लोग उनको आदर्श मान करके पहले चलते थे, आज भी अगर उनकी मूर्ति हमारे बीच में रहेगी तो छोटे से लेकर बड़े जो बच्चे होंगे, आदमी होंगे, सब उनकी प्रेरणाओं से आगे भी चलेंगे।
गोगा मेड़ी की हत्या की जांच एनआईए कर रही है, जिसने उनके परिवार को दिसंबर तक अच्छे नतीजे का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल 5 दिसंबर को जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद करणी सेना ने पूरे राजस्थान में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। गोगा मेड़ी हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी को पुलिस ने हत्या के 5 दिन बाद चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच बाड़मेर से सबसे बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि बाड़मेर में ऑपरेशन भौकाल के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चोरी की टाटा हैरियर गाड़ी पुलिस ने बरामद की है, साथ ही 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। परिवादी की फर्म का अकाउंटेंट और कार ड्राइवर ही चोर निकले हैं। पुलिस ने जितेंद्र कुमार निवासी चुली, चेतन निवासी कगांव को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता आपको बता दें कि पीड़ित के घर के आगे टाटा हैरियर गाड़ी की डुप्लीकेट चाबी बना करके चोरी की गई थी। बहरहाल पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बाड़मेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, एक गाड़ी बरामद करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से यह बड़ा खुलासा किया गया है। ऑपरेशन भौकाल के तहत ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। बाड़मेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर चोरी की टाटा हैरियर गाड़ी पुलिस ने बरामद कर ली है। प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन और अधिकारियों के साथ राजस्थान राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। हाइब्रिड मोड में यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में हवाई अड्डे के निर्माण की प्रगति, पर्यावरणीय पहलुओं और अन्य आवश्यक स्वीकृतियों की समीक्षा के साथ ही दिसंबर 2027 तक हवाई अड्डा निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारंभ करने की समय सीमा तक ये की गई। बैठक में एएआई के अधिकारियों ने बिरला को बताया कि ग्रीनफील्ड कोटा हवाई अड्डे का निर्माण कार्य समस्त आवश्यक स्वीकृतियों के उपरांत मई 2025 से शुरू होगा और इस हवाई अड्डे का संचालन दिसंबर 2027 तक शुरू कर दिया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर कल उच्च स्तरीय चर्चा हुई और वन विभाग की सेकंड क्लियरेंस के बाद बहुत शीघ्र वन विभाग और राज्य सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमुन सपुर्द कर देगी। मैंने पूर्व में भी कहा था कि डीपीआर का काम पहले से शुरू है और डीपीआर का काम भी अब पूर्ण होने वाला है। उसके साथ साथ जो बाकी औपचारिकता हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 2025 मई में उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और 2027 दिसंबर तक इस एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाए, इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुझे आश्वस्त किया है। मुझे आशा है कोटा का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट राजस्थान का एक बेहतरीन एयरपोर्ट होगा, जिसमें तमाम सुविधाएं होंगी, यात्री उपभोक्ताओं को भी सुविधा मिलेगी, वहाँ होटल इंडस्ट्रीज भी आएगी और उसके साथ साथ जब एयरपोर्ट आता है तो नए उद्योग, पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ती है, लोगों को रोजगार भी मिलता है। कोटा की लाइफलाइन एयरपोर्ट है जिसका परसों से लोग इंतज़ार कर रहे थे। अब मुझे आशा है वो इंतज़ार ख़त्म होगा और कोटा एयरपोर्ट के सपने। और इसी बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां हनुमंत कथा को लेकर शहर में अफवाह फैलाई गई। वीवीआईपी कल्चर को देखते हुए ये अफवाह फैलाई गई कि कथा में भगदड़ मच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की भीलवाड़ा से, कथा में भगदड़ की अफवाह फैलाई गई है। अलर्ट मोड पर पुलिस और प्रशासन है और पुलिस की तरफ से कहा गया कि इस तरह की अफवाहों पर कोई ध्यान ना दें, शांतिपूर्ण तरीके से कथा हो रही है। जिन्होंने अफवाह फैलाई उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात भी पुलिस की तरफ से की गई है। तो हनुमंत कथा को लेकर के शहर में एक अफवाह फैली और आखिरकार ये अफवाह किसने फैलाई, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। साथ ही पुलिस ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से कथा का आयोजन किया जा रहा है, किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलाएं और अफवाहों पर लोग ध्यान नहीं दें। हनुमंत कथा वीवीआईपी कल्चर को देखते हुए
हनुमंत कथा में प्रवेश को लेकर के आज लोगों को संघर्ष करना पड़ा और इसी दौरान शहर में कुछ असामाजिक तत्वों ने इस तरह की अफवाह फैलाई कि कथा में भगदड़ मच गई। पुलिस प्रशासन इसके बाद अलर्ट मोड पर देखा गया है। लोगों से यह अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। तो वहीं केंद्र सरकार ने धान की पराली जलाने को लेकर दोगुना जुर्माना लगाने का फैसला किया है। हनुमानगढ़ के किसानों ने सरकार के फैसले को सही करार दिया। किसानों ने मांग की है कि सरकार को पराली की कोई व्यवस्था करनी चाहिए। किसानों का यह कहना है कि पराली का किसान आखिर कुछ नहीं कर सकता और इसे खेत में दबाने में आर्थिक भार आता है। किसान के पास इतने पैसे नहीं हैं। ऐसे में किसानों को मजबूरी में पराली जलानी पड़ रही है। किसानों ने मांग की है कि पराली को लेकर के कोई सरकार उचित रास्ता निकाले। है पराली जलाने पर बिल्कुल सहमत है हम इससे, डबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पराली नहीं जलानी चाहिए, वो भी बात सही है, मगर गवर्नमेंट इन चीज़ों के लिए कुछ सुविधा तो मुहैया करवाए। भाई ये पराली कौन लेके जाएगा, कहाँ पे स्टोर की जाएगी, ये गवर्नमेंट कहाँ से उठाएगी, क्या करेगी, इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट सुविधा प्रोवाइड कराए इसके लिए। हाँ, पराली नहीं जलानी चाहिए, वो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है उससे, जायज़ बात है बिल्कुल। जी सर, ये आप कह तो रहे हैं कि गवर्नमेंट ये जुर्माना लगा रही है या उससे वो ना भी डबल, लेकिन वो किसान करे क्या? हल तो कोई वो ना गवर्नमेंट की नहीं देना हमको। ये आदमी कोई ना कोई तो ये कि नहीं करे भी, हाँ भी अगर ये काट लेंगे तो इसका कोई व्यापारी है या इसको कौन लेके जाएगा? अब इसका कोई सोर्सेज बताए गवर्नमेंट, वो ना भी तभी कोई बात हो सकती है। पराली है जो आपका, ये सरकार ने इसको डबल किया है जुर्माना, तो सरकार ये तो बताए ना इसका पराली का हम करें क्या इसका ही। अगर इसको जलाते हैं तो आप जुर्माना लगाते हो, अगर नहीं जलाते तो इसको क्या करें? डीजल जलाएं तो इसका डीजल का रेट बहुत ज़्यादा है। इसका सरकार कोई सोल्यूशन निकाल के देना हमें, भी रखे, सरकार लेके जाए हमसे, कुछ भी करे सरकार, वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, वो सरकार देखेगी क्या करना है। तो वहीं पक्षियों पर कहर ढाने वाली महामारी एक बार फिर से लौट आई है। करीब 4 साल बाद एक बार फिर से सांबर झील में पक्षियों की मौत का सिलसिला देखा जा रहा है। कुछ दिनों में ही करीब 700 से ज्यादा पक्षियों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पक्षियों की मौत को लेकर पशुपालन विभाग के लिए गए सैंपल में ये सामने आया कि साल 2019 की तरह ही इस बार भी पक्षियों में एवियन बोचुलिज्म रोग की पुष्टि हुई है। पशुपालन विभाग ने सांबर झील और इसके भराव इलाके में प्रवासी और देसी पक्षियों की असामान्य मौतों को लेकर बरेली स्थित IVRI में सैंपल भेजे थे। पक्षियों में एवियन बोचुलिज्म रोग की पुष्टि होने के बाद विभाग की तरफ से एक सर्कुलर यहां पर जारी किया गया है। अधिकारियों को SOP के तहत रोग पर नियंत्रण करने और पक्षियों का रेस्क्यू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मृत पक्षियों के शवों के निस्तारण के भी निर्देश को लेकर गाइडलाइन दी गई है। पशुपालन विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर तपेश ने जानकारी दी कि सांबर झील के करीब जयपुर, अजमेर, डीडवाना के 60 किलोमीटर के एरिया में सबसे ज्यादा इस तरह के केसेस मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांबर झील को 10 भागों में बांटकर टीमें काम कर रही हैं। देखिए, सांबर में 26 तारीख से जब ये असामयिक मृत्यु की सूचना हमको मिली थी तो तुरंत हमारी जो राज्य रोग निदान केंद्र हैं वहाँ के अधिकारी जाके वहाँ से सैंपल लेकर आए थे और उन्होंने निषाद भोपाल में सैंपल भेजे थे और IVRI बरेली के अंदर सैंपल भेजे थे। तो भोपाल के अंदर जो सैंपल भेजे थे वो हाई सिक्योरिटी लैब के, जिसमें एवियन इन्फ्लुएंजा हमारा नेगेटिव आया था, यानी वो रोग उन पक्षियों के अंदर नहीं पाया गया। साथ ही जो IVRI भी जो हमने सैंपल भेजे थे उसमें क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिज्म बीमारी हमें पाई गई है। उधर अजमेर के पिसांगन में बोलेरो गाड़ी का बकाया पेमेंट लेने गए बाजार में कार बाजार ओनर की 2 बदमाशों ने हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों ने कार बाजार के संचालक सुरेश गुर्जर से 8 लाख रुपए में एक बोलेरो खरीदी थी। 1 लाख रुपए एडवांस राशि देकर बाकी रकम बाद में देने की बात कही थी। जब बकाया राशि लेने के लिए बोलेरो का मालिक पिसांगन पहुंचा तो बदमाशों ने सिर पर सरियों और डंडों से उस पर वार किए और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाशों ने शव को कंबल में बांधकर खंडहर नुमा एक मकान में फेंक दिया। देर रात तक कार बाजार ओनर घर जब नहीं लौटा तो सुबह परिजनों ने एक आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर जब उससे पूछताछ की, उसने अपने एक साथी के साथ हत्या करने की बात कबूल ली है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई जारी है। इसने कालेसरा निवासी सनी है, उसको एक बोलेरो गाड़ी बेची थी जिसके पेमेंट लेने के लिए 7 लाख रुपए लेने के लिए आया था। प्रथम दृष्टया भी ये बात सामने आ रही है और पैसे नहीं दे के उनके सनी और उसका साथी है मुकेश, दोनों ने मिलकर इसका मर्डर किया है।
इसकी निशानदेही से मौके से बॉडी बरामद की है। और कोई कारण है या अनुसंधान में और किस कारण से इसने मर्डर किया, इस संदर्भ में मामला तो ये हो गया पी का सुरेश साहब हमारे गिनायत का, इसका मर्डर हो गया यहाँ। आपको कैसे पता चला? हमारे को तो इसने फ़ोन किया सुबह, कल हो गया मर्डर तो आज फ़ोन किया सुबह जब मालूम हुआ हमें। किसने फ़ोन किया आपको? हमने तो एक बदनाराम था वो लाखिणा का, वो उसने फ़ोन किया। अच्छा। जब मैं उसको जगमाल जी को फ़ोन किया, जगमाल जी ने कहा बात सही है, फिर हम पिसंगण आ गए। कितने लोग आए आप? मैं 4 जन आए। अभी क्या जानकारी मिली है आपको, क्या क्या हुआ है? जानकारी मिली है डेड बॉडी यह मिली है, ये मकान है या कोई सिंधी का है कोई खेत इसमें, और वो ये किसी गोसी का है? हाँ गोसी का बोला। तो वहीं सवाई माधोपुर का रणथंभौर टाइगर रिजर्व कुछ दिनों से अप्रिय घटनाओं से सुर्खियों में बना हुआ है। रणथंभौर में महज 4 दिनों में 2 बार टाइगर अटैक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं एक टाइगर की ग्रामीणों के हमले में मौत भी हो चुकी है। बुधवार की शाम को भी रणथंभौर दुर्ग में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाघिन एरोहेड T-84 अपने 3 शावकों के साथ दुर्ग में पहुंच गई और इस दौरान बाघिन के एक शावक ने त्रिनेत्र गणेश दर्शनों के लिए आए एक श्रद्धालु पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि श्रद्धालु पर बाघिन के शावक ने सिर्फ हल्का सा झपट्टा मारा। शावक के हमले में श्रद्धालु की शर्ट फटी है, शावक के नाखून से हल्की सी खरोंच भी आई है और इस दौरान बाघिन रणथंभौर दुर्ग में करीब 1.5 घंटे तक बैठी। वहीं रणथंभौर दुर्ग में मौजूद श्रद्धालुओं की जान इस दौरान हलक में आ गई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दुर्ग में फंसे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बाहर निकाला गया। और जब ये सूचना वहाँ मिली कि ऊपर टाइगर हैं और 3 से 4 की संख्या बता रहे थे तो एक बार तो डर लगने लगा क्योंकि पूरा परिवार ऊपर था। लेकिन फॉरेस्ट के जितने भी ऑफिसर थे वो इतने मुस्तैद थे जो वहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने तुरंत ही उस चीज़ को संभाल करके एक एक आदमी को ऊपर से नीचे ला करके और नीचे वालों को सबको रोक करके बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सबने सारी व्यवस्था करते हुए और उसको रेस्क्यू किया। हमने देखा कम से कम 40 से 50 लोग किले की डोली पर चिपके हुए हैं डर से, उनके चेहरे पर डर झलक रहा था। वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड आए हमारे पास और हमें भी वहाँ पे खड़ा कर दिया और बोला कि यहाँ पे टाइगर है, नीचे टाइगर का मूवमेंट है। उस टाइम तो थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल, थ्रिलिंग सब कुछ था, पर बाद में जब वो एकदम हमारे नज़दीक थे और लोगों का आना जाना और सब घबरा गए, वहाँ पे जितने खड़े थे और खूब भगदड़ मच गई। तो वहीं दौसा के दंगल में अपने भाई के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक अलग अंदाज देखने को मिला और शाम को इस तरह की अलहदा तस्वीरें सामने आई। जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दौसा के सेंथल मोड़ इलाके में वोट मांगने के लिए पहुंचे तो उनके हाथ में कमंडल था, गले में भिक्षाम देही की बाकायदा एक पट्टिका भी लगी थी। इस दौरान डॉक्टर किरोड़ी घर घर जाकर के घर के दरवाजों पर भिक्षाम देही बोल रहे थे। भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा को वोट देने की लोगों से अपील करते हुए डॉक्टर किरोड़ी नजर आए। किरोड़ी का ये अनूठा अंदाज लोगों में आकर्षण का केंद्र देखा गया। जैसे किरोड़ी सेंथल मोड़ पर पहुंचे तो वहां पर उनका स्वागत किया गया, जेसीबी से फूल बरसाए गए और इसके बाद किरोड़ी लाल के साथ में सैकड़ों समर्थक भिक्षाम देही कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के घर घर पहुंचे, भाजपा के लिए वोट मांगे। गौरतलब है कि दौसा में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा प्रत्याशी हैं और अपने भाई को जिताने के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अनूठे अंदाज में नजर आए। यहाँ पर हर तबके को साधने की कोशिश करते हुए किरोड़ी दिखाई दिए। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने उनसे बात की। रण में किरोड़ी लाल मीणा का अनूठा अंदाज आप देख सकते हो, वोट भिक्षाम देही। सर क्या है इसका उद्देश्य, हाथ में क्या ले रखा है? देखो, कोई दल हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, भाग्य विधाता मतदाता ही होता है। मतदाता राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। इसलिए मैं आज हर मतदाता के दरवाजे पर भीख मांगने निकला हूं और मंत्र है भिक्षामि देही, और ये इसमें फूल डाले जा रहे हैं तो कमल का फूल जीतेगा। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक? पूरा परिवार, पूरी जनता, सारे वोट डालेंगे, कमल का बटन दबाएंगे 13 तारीख को और प्रचंड मतों से बीजेपी के उम्मीदवार को जिताएंगे। बिल्कुल, ये थे किरोड़ी लाल मीणा और ये घर घर जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं और कमंडल हाथ में रखा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। उधर राजस्थान में एक बार फिर से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाने का मामला सामने आया है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने 8 डॉक्टर्स के लाइसेंस निरस्त किए हैं।
मेडिकल काउंसिल से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर शुभम गुर्जर, इंद्राज सिंह गुर्जर, विजय सैनी, नफीस खान, देवेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह गुर्जर, अभिषेक कुमार और शेख आरिफ इकबाल ने कूट रचित दस्तावेज यानी कि फर्जी दस्तावेज बनाए, उन्हें पेश करके राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया था। राज्य सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी की सिफारिश के आधार पर आरएमसी ने कार्रवाई करते हुए इन 8 फर्जियों के डॉक्टरी के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरधर गोयल ने बताया कि सभी लोगों के दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को भेजे थे। रिपोर्ट मिली, उसके बाद कार्रवाई की गई। और चलिए इसी के साथ